Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we'll be having our 32nd and last lecture, and that is also about the course review. In our previous lecture we have reviewed some topics, and now the next topic that we will discuss, or we will have a quick review, is about the creditors and credit rating agencies. In introduction, basically who care about the firm? Obviously the stockholders and the creditors. कि दो ऐसी एंटिटीज होती हैं जिसको वाकई फिक्र होती है about the firm. Obviously the shareholder, the stockholder, because इनका पैसा लगा होता है, and the creditors जिन्होंने firm को पैसे दिए होते हैं. So we have discussed in detail about the stockholders interest. Now we will discuss the creditors interest toward the firm. Basically there are two types of lenders. The first one is the commercial bank as well as the individual, that is the bond holders. Suppose, as we discussed in our previous lectures, the difference between the bonds as well as the stocks, that bonds basically it's a sort of loan to the firm. So credit rating agencies जिस तरह stocks या shares की कीमतें बढ़ती है या कम होती है, similarly जो bonds होते हैं normally जो firms issue करती है bonds, उसके पास जब तक अच्छी rating ना हो, जब तक उसकी अच्छी रेटिंग नहीं है, तो ऑब्वियसली उसको जो क्रेडिटर्स हैं वो लेते नहीं हैं. So credit rating agencies are basically different agencies. We can take the example of Pakistan. कि पाकिस्तान में गवर्नमेंट की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी भी है, as well as there are some independent और प्राइवेट क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो आपकी फर्म के जो बॉन्ड्स होते हैं उसकी वो रेटिंग करते हैं. एनालिसिस ऑफ द सिचुएशन हैविंग डिफरेंट क्रेडिट रेटिंग्स बाय डिफरेंट क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज. सो बेसिकली एक फर्म के जो बॉन्ड्स होते हैं, सपोज जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था कि एक फर्म की एक ही फाइनेंशियल पोजीशन होती है. सो जो उसकी अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग मस्ट बी मैच्ड विद द मैनेजरियल अकाउंटिंग फिगर. सो सिमिलरली जो कंपनी के जो बॉन्ड्स होते हैं, ऑब्वियसली उसकी भी जो वैल्यू होती है, जो वर्थ होती है, वो एक ही होती है. सो जितनी भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज उसकी रेटिंग करती थी, ऑब्वियसली वो रेटिंग भी सिमिलर होनी चाहिए. लेकिन सपोज अगर किसी बॉन्ड्स की डिफरेंट क्रेडिट रेटिंग है फ्रॉम डिफरेंट क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, सो दैट मीन्स देयर इज सम प्रॉब्लम आइदर विद द क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज और विद द फर्म बाय प्रोवाइडिंग डिफरेंट इंफॉर्मेशन टू द एजेंसीज. अगर एक अच्छी कंपनी है, एक अच्छी एजेंसी है और उसकी रेटिंग डिफरेंट है लोकल एजेंसीज, ऑब्वियसली द फर्म शुड प्रेफर टू गो फॉर द बिगर एजेंसीज रेटिंग rather than getting or adopting the local rating agency. And similarly as we can see Pakistan में normally we call it PACRA, Pakistan Credit Rating Agency, and there are some international agencies. So अगर पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग जो एजेंसी है उसकी रेटिंग अबाउट एनी बॉन्ड इज नॉट मैचेबल विद एनी इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, तो ऑब्वियसली पैक्रा को फिक्र होनी चाहिए बिकॉज ऑफ दैट डिफरेंस. क्योंकि द इंटरनेशनल जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है हैज़ वेरी गुड एक्सपर्टीज एटसेट्रा एटसेट्रा. सो द पैक्रा शुड वर्क हार्ड, should work more, should hire more experts and should hire more expertise to get the same level of ratings about the bond. So इंटरनेशनल एजेंसी को फिक्र नहीं होनी चाहिए बिकॉज दे हैव इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, लेकिन जो लोकल एजेंसीज हैं
उनको फिक्र होनी चाहिए कि भाई एक बॉन्ड के बारे में उनकी डिफरेंट राय क्यों आई एज कंपेयर टू इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज. Then we discuss some history how credit rating agencies they start their work. High credit rating versus low credit rating is another aspect of credit rating agencies. Basically rating is concerned with the risk involved in the bond. जितना बॉन्ड में कंपनी की तरफ से रिस्क इन्वॉल्व होगा तो उसकी रेटिंग उतनी ही कम होगी. जितना रिस्क कम होगा तो उसकी रेटिंग अच्छी होगी. अनदर व्यू ऑफ क्रेडिट रेटिंग मैच्योर कंपनी वर्सेस न्यू कंपनी. फॉर एग्जांपल एक नई कंपनी है एंड ऑब्वियसली बॉन्ड्स पे कंपनी दे गिव यू सम इंटरेस्ट कि हम आपको इतने इंटरेस्ट पे इतना अमाउंट पे बैक करेंगे with certain additional amount. So obviously अगर नई कंपनी है and if they are charging high or if they are giving high interest to the creditors, so that means for a new firm and a high interest for the creditors, it's a very risky phenomenon. So for that reason the credit rating agencies will give them low rating. Similarly obviously लेकिन अगर वही नई कंपनी if they are giving low interest to the creditors, so obviously they will get good ratings. लेकिन the problem is कि अगर वो low interest देगी तो creditors फिर आएंगे नहीं उनके बॉन्ड लेने के लिए. On the other side, if there is a mature company, if they are offering high interest on their bonds to the creditors, so obviously investors will come and this bond will get a good rating because of their maturity, because of their high profile, because of their good past experience, good track record. So and suppose if a good or mature company offer low interest, so low interest means a very minimum risk involved by purchasing that bond. So obviously they will get a very good rating from the agencies. There are 3 international credit rating agencies we discussed it. PACRA is Pakistan credit rating agencies, and the ratings we have discussed कि जितनी rating basically means the risk involved. जितना एक bond में interest कंपनी की तरफ से ऑफर होता है, if it's a new firm and if they are offering high interest to the creditors, so the risk involved is there, the maximum risk is there, so they will get minimum rating for their bonds. लेकिन अगर if the risk factor is minimum, if it's a mature firm, so obviously they will get a good rating from the agencies. The main problems with the credit rating agencies are consulting firms. Basically there are different agencies that they offer consulting services to different firms. So again the conflict of interest is there, because if a firm if they are rating the bond of any company and at the same time they are providing them the consulting services, so rating bond is something else, whereas consulting providing consulting services is something else. So the conflict of interest is obviously there. So major criticism in different agencies are that they are providing their consulting services to the firms simultaneously with the rating about their bonds. So criticism का basic criticism ही है ये कि किसी भी एजेंसी को if they are rating their bonds, so उसको उस कंपनी की को किसी किस्म की कंसल्टिंग सर्विसेज नहीं देनी चाहिए. फर्स्ट अमेंडमेंट राइट टू क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ये है कि अगर किसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने किसी फर्म के बॉन्ड को जो रेटिंग दे दी, सो वो फर्म उस एजेंसी को कोर्ट में सू नहीं कर सकता. मिस्टेक्स
again the main problem with the agencies are the mistakes, कि जितनी mistakes suppose if it's intentional or unintentional, तो end of the day who will be suffered? Obviously the firm, the company, shareholders money as well as जो creditors होते हैं, जो investors होते हैं, बेसिकली वो सफ़र करेंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी बिकॉज ऑफ एनी फैक्टर अगर वो किसी भी फर्म के बॉन्ड्स की रेटिंग हाई कर देते हैं, एंड इफ दे आर नॉट एलिजिबल ऑफ दैट हाई रेटेड फर्म और हाई रेटेड बॉन्ड, सो उससे क्या होगा? क्रेडिटर्स आएंगे, उनके वो बॉन्ड खरीदेंगे, और ऑब्वियसली आफ्टर few days or months जब कंपनी डूबेगी तो ऑब्वियसली द क्रेडिटर्स विल लूज देयर मनी. सो किसी भी किस्म का मिस्टेक फ्रॉम द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी साइड, उससे आपका जो कंपनी भी सफ़र करती है, एज वेल एज जो क्रेडिटर्स होते हैं वो काफ़ी सफ़र करते हैं. सो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज एज वॉचमैन, credit rating agencies they can perform the duties of their the duties as a watchman because they know the actual position of the firm. So अगर credit rating agencies actually अपना काम करें, so किसी भी किस्म का स्कैंडल, किसी भी किस्म का कोई फ्रॉड you would not find in the corporate world. So जितनी इस credit rating agencies, if it's the private or if it's the government agency or if it's the international agency, अगर ये वाकई ऑनेस्टली अपना काम करे तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा स्कैंडल्स और फ्रॉड्स नज़र नहीं आएंगे. बट जितने भी फ्रॉड्स नज़र आते हैं, जितने भी स्कैंडल्स नज़र आते हैं, सो द बेसिक रीज़न इज़ द फेलियर ऑफ द क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज रेटिंग सिस्टम. Relationship with management. Another criticism with the credit rating agency is that they have certain relationship with the management. So जो management जाती है उसी तरह की they got their ratings about their bond, and obviously जब rating सही नहीं होगी तो you will find different sort of scandals as well as frauds in the market. Blackmailing is another criticism of credit rating agencies. Blackmailing means कि credit rating agencies can blackmail the infant industries, the infant firms, कि अगर आप हमें ज़्यादा पैसे नहीं देंगे, ज़्यादा कमीशन नहीं देंगे, तो we will give you poor rating about your bonds. तो poor rating मिलेगी तो obviously जो creditors वो आपके पास नहीं आएंगे to get or to buy your bonds. Then international perspective, we explained the main case of the Japan. Then another topic that we discussed was a corporate governance and other stakeholders. Basically, stakeholder means any person or union or organization or any other entity that has any interest with the corporations. For example, the main stakeholder of the company or the firm is obviously the stockholder, the owner of the firm, because the owner has invested their money in the firm. Then we have like the employees of the firm or the company, because they are working in that company, so they have their own interest. Then we can see the customers, the creditors, institutional investors, even the community and the government. So stakeholders वो पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन, एंटिटी जिसका फर्म के साथ किसी किस्म का इंटरेस्ट लिंक हो. So corporate governance and employees, the corporation or the company obviously they should take care of their employees. उनको employees का ख्याल रखना चाहिए. Number one. Number two, कि company should give them proper like salaries, proper incentives, etc., etc., proper benefits, proper bonuses, etc. Similarly, the employees they also should work hard for their company. उन्हें सिर्फ अपनी तनख्वाह
को जहन में नहीं रखना चाहिए, बल्कि दे शुड वर्क हार्ड बिकॉज दे आर द पार्ट ऑफ दैट कंपनी, दैट कॉर्पोरेशन. So it's basically a two-way traffic. So the employees benefit, or the employees can be safeguarded through trade unions. Trade union होंगे, so trade union के through they can convey their message to the top management, even to the board of directors. Co-determination, that is employee representations in the board basically. Profit sharing, earning sharing, and team production solutions. So these are some of the tools through which you can safeguard, or you can make employees as part of your company. Then corporate governance and customers. Obviously the company or the corporation's main focus should be the customer, because अगर आपका customer खुश नहीं होगा, so that is not good for your firm performance, as well as that is not good for your firm's existence. अगर आपका customer खुश नहीं होगा तो obviously you will lose your business, and आपकी business या आपका firm ख़त्म भी हो सकता है. Similarly, customers को भी they are bound to pay full or to give full contribution to the corporations. कि अगर एक firm अच्छा काम कर रही है, if a firm is giving them proper goods and services, so obviously they should at least praise them or appreciate the firm. Similarly, corporate governance and institutional investors. Companies also, they should take care about the institutional investors, because institutional investors ने काफ़ी huge investment companies में की होती हैं. So it's their main right to take care of their main stakeholder. Institutional investors, from institutional investors side, the institutional investors should play their active role in the corporation. भागने की ज़रूरत नहीं है. If there is anything that is possible from the institutional investors side, तो institutional investors को वो चीज़ करनी चाहिए. Made some good proposals about the company structure, about the company policy, about the company business, etc., etc. Corporate governance and creditors. Another main stakeholder of the corporation is obviously the creditors. So companies should take care about their creditors, because creditors, they have invested a huge amount in their bonds, in the company's bonds. So creditors का ख्याल रखना चाहिए, because creditors का पैसा भी company में लगा होता है. On the other sides, creditors they can play a very important role toward the governance issues in the company. Corporate governance and the community. Although if a firm or a company is working in any community, so they cannot claim कि भाई it's our company, हम जो करना चाहे कर सकते हैं, etc., etc. In return, they should give back something to the community, because अगर एक कंपनी एक इलाके में काम कर रही है, तो उस कंपनी को उस इलाके की बेटरमेंट के लिए, उस इलाके की जो इकोनॉमिक वेलफेयर है, उसके लिए कुछ ना कुछ काम करना चाहिए, in the shape of giving jobs or any other thing. Community की responsibility ये है, if the company is working good in the community, so they should praise the performance or the work of the corporations. Then another main stakeholder is obviously the corporate, the government. Obviously एक firm, जब फॉर एग्जांपल हमारी कंपनी एक कंपनी है, वो इंडिया जाती है या चाइना जाती है, सो वी मस्ट हैव अ गुड रिलेशनशिप विद दैट गवर्नमेंट, एंड द गवर्नमेंट ऑब्वियसली, or if it's the company is in Pakistan, so we should obey the government rules and regulations. On the government side, basically they should support those corporations who are really working good, whose performance is good, and there is no any governance issues in the company. Another topic that we discussed was takeover, corporate takeovers, a governance mechanism. Outlines are basically definitions. What is merger and acquisition? Basically जब एक firm अच्छा perform नहीं करती, so
it's obviously the shareholders' money and the creditors. उनका पैसा फर्म में लगा होता है, फर्म अच्छा परफॉर्म नहीं करी, मैनेजमेंट इज इनएफिशिएंट और इनएफेक्टिव, सो व्हाट दे बेसिकली डू, वो शेयर होल्डर्स बाकी कंपनीज को इनवाइट करते हैं आइदर टू टेक ओवर द फर्म, देयर फर्म, और इफ और दे गो फॉर द मर्जर विद अनदर फर्म. एक्विजिशन से ये होता है कि एक कंपनी जब डूब रही है तो बड़ी कंपनी आके उसको एक्वायर कर लेती है. एक्वायर मींस परचेज कर लेती है, बाय कर लेती है. सो ऑब्वियसली उससे ये फायदा होता है कि वो कंपनी डूबने से बच जाती है. सिमिलरली या वो कंपनी किसी दूसरी कंपनी के साथ मर्ज कर लेती है. मर्जिंग का ये फायदा होता है कि दोनों कंपनी अगर इतनी इफेक्टिव नहीं है तो ऑब्वियसली विद देयर कंबाइंड एफर्ट they may perform well. So importance of discussing merger and acquisition in corporate governance. Now the question is that why we are discussing merger and acquisition in corporate governance, because corporate governance means the differences or the issues between the management as well as the shareholder. So अगर इनके दरमियान कोई टसल है, so this can be reduced either to go for the acquisition or to go for the merger. So general process of acquisition and general process of merger. The main the difference between these two processes is कि acquisition में normally जो बड़ी firm होती है, that is called acquirer firm. जब वो छोटी फर्म दैट इज कॉल्ड एक्वायरी फर्म उसको एक्वायर कर लेता है, परचेज कर लेता है, तो ऑब्वियसली छोटी फर्म का नाम ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है. इन पाकिस्तान वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ लाइक पाकटेल दैट हैज बीन एक्वायर्ड बाय द जोंग. सो इन द इंडस्ट्री वी हैव ओनली जोंग, नॉट पाक जोंग और जोगटेल एसेट्रा एसेट्रा. That is an example of acquisition in Pakistan. Merger में ये होता है another difference in acquisition and merger is कि acquisition में normally जो top management होती है acquiry firm की, छोटी firm की, उसकी management को, even the top management को वो fire कर देते हैं. Because the argument is कि because of the management inefficiency कंपनी इस हालत को पहुंची कि उसको दूसरी फर्म एक्वायर कर रही है. ऑन द मर्जर साइड, मर्जर में ये होता है कि नॉर्मली जब दो कंपनी आपस में मर्ज करती है तो दोनों का नाम मिल के चलता है. फॉर एग्जांपल सोनी एंड एरिक्सन, व्हेन दे कंबाइंड वी हैव सोनी एरिक्सन इन द मार्केट. सिमिलरली जब मर्जर में नॉर्मली दोनों कंपनीज की मैनेजमेंट मिल के काम करती है. इफ देयर इज एनी इनइफेक्टिव और इनएफिशिएंट एम्प्लॉय, सो उसको वो फायर कर देते हैं, लेकिन नॉर्मली दे वर्क टुगेदर. नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशन. कि नॉर्मली मर्जर या एक्विजिशन में क्या चीज देखी जाती है. द फर्स्ट थिंग इज the type, whether the merger or acquisition is vertical or horizontal. Horizontal means like of the same level, of the same business structure. For example, एक ऑटोमोबाइल कंपनी दूसरी ऑटोमोबाइल कंपनी को एक्वायर कर रही है या मर्ज हो रही है, so that is a form of horizontal acquisition or merger. Vertical means डिफरेंट बट सपोर्टिव, कि एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ मर्ज कर रही है या एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर रही है, दैट मे बी डिफरेंट बट सपोर्टिव इन अ सेंस कि फॉर एग्जांपल एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वो किसी टायर इंडस्ट्री के साथ मर्ज हो रही है या उसको एक्वायर कर रहा है. सो टायर इंडस्ट्री इज डिफरेंट फ्रॉम द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बट सपोर्टिव. और अनदर एग्जांपल इज एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री फॉर एग्जांपल वो ऑयल इंडस्ट्री के साथ मर्ज हो रही है. सो ऑयल इंडस्ट्री इज समथिंग एल्स, वेयर एज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इज समथिंग एल्स, दैट इज डिफरेंट बट सपोर्टिव टू ईच अदर. उससे ये फायदा होगा कि द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री विल यूज दैट इंडस्ट्री इन देयर प्रोडक्ट,
या अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री टायर इंडस्ट्री को एक्वायर कर लेते हैं या मर्ज कर लेते हैं तो ऑब्वियसली दिस विल मेक देयर बिजनेस मोर इजी। सो टाइप को देखा जाता है। देन द वैल्यूएशन ऑफ फर्म इन्वॉल्व, ऑब्वियसली फर्म की वैल्यूएशन होती है कि ऑब्वियसली जो एक्वायरर फर्म होते हैं, बड़ा फर्म, वो ये कोशिश करता है कि वो जो एक्वायरी फर्म की जो वैल्यू है वो कम लगाए, एंड एक्वायरी फर्म की ये कोशिश होती है कि वो अपनी वैल्यू ज्यादा लगाए ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा पैसे मिलें। एंड नॉर्मली जो पेमेंट होती है दैट इज आइदर थ्रू द कैश पेमेंट और न्यूली क्रिएटेड स्टॉक्स। कैश पेमेंट या ये कि फॉर एग्जांपल अगर कुछ शेयर होल्डर्स हैं ऑफ द एक्वायरी फर्म, छोटी फर्म के, एंड इफ दे वांट द कैश सो ऑब्वियसली दे विल गेट द कैश मनी। ऑन द अदर साइड न्यूली क्रिएटेड स्टॉक्स मींस कि अगर कुछ शेयर होल्डर्स इफ दे वांट टू स्टिल रिमेन विद द फर्म, सो एक्वायरी फर्म के शेयर होल्डर्स एक्वायरर फर्म के शेयर होल्डर के साथ एक किस्म का स्वैप हो जाते हैं। सो द न्यू कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर क्या होगा, वी हैव डिस्कस्ड कि मैनेजमेंट जो होती है एक्विजिशन में नॉर्मली वो एक्वायरी फर्म की फायर हो जाती है, एंड मर्जर में जो मैनेजमेंट होती है ऑब्वियसली दे वर्क टुगेदर। लीगल इश्यूज मींस कि सपोज अगर किसी इकोनॉमी में मर्जर या एक्विजिशन बहुत ज्यादा हो रहे हैं, सो ऑब्वियसली द गवर्नमेंट विल कम अप एंड दे विल स्टॉप दिस सॉर्ट ऑफ ट्रेंड, बिकॉज होता क्या है कि मर्जर और एक्विजिशन से बेसिकली दैट रिड्यूसेस द ट्रेंड ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट। फॉर एग्जांपल अगर 5 कंपनीज पाकिस्तान में काम कर रही हैं, वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ लाइक जो मोबाइल इंडस्ट्री है लाइक यूफोन, वारिद एंड मेनी मोर, जोंग, मोबिलिंग एटसेट्रा एटसेट्रा। सो यू कैन सी कि हमें काफ़ी चीप रेट्स मिलते हैं। वी आर ऑफरिंग डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ऑफर्स ऑन अ डेली बेसिस ऑलमोस्ट। उससे क्या होता है कि कस्टमर को बिकॉज ऑफ हैविंग कंपटीशन इन द मार्केट कस्टमर को काफ़ी रिलैक्स्ड और चीप ऑफर्स और कॉल रेट्स मिलती हैं। लेकिन सपोज अगर ये आपस में मर्ज हो जाते हैं ये 5 कंपनी एंड दे मेक अ न्यू फर्म, a very new firm and a single firm, so this will create a monopoly in the market, और फिर मार्केट में इतना ज्यादा आपको बेनिफिट नहीं होगा, आपको इतने चीपर रेट्स नहीं मिलेंगे, आपको इतने अच्छे ऑफर्स नहीं मिलेंगे। सो द लीगल इशू इज कि अगर गवर्नमेंट इफ दे थिंक कि स्टॉक मार्केट में ज्यादा मर्जर और एक्विजिशन हो रहे हैं, सो दे कैन स्टॉप this sort of merger and acquisition even by law. So brief overview of merger and acquisition, strategic reasoning to reduce cost and to get new business. Again merger or acquisition के जो main cause है that is to reduce your cost and to get new business. Synergistic reason, combined effort कि मर्जर से ऑब्वियसली जितना आपका बिजनेस वास्ट होता है बिकॉज 2 कंपनीज आपस में मर्ज हो रही है, सो ऑब्वियसली दिस विल रिड्यूस योर कॉस्ट। ऑन द अदर साइड एक्विजिशन में भी यू हैव सीन सम रिडक्शन इन द कॉस्ट। अगेन जोंग ने जो पाकटेल को एक्वायर किया है तो ऑब्वियसली पाकटेल के जितने भी बूस्टर्स है, जितने भी उनकी लोकेशंस थी वो आप इसको यूज कर सकते हैं। सो दैट इज अनदर एस्पेक्ट ऑफ द merger and acquisition, that is the strategic reasoning. And to get new business, obviously merger से you have new markets and you have अगर पाकिस्तान और इंडिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री फॉर एग्जांपल मर्ज होती तो ऑब्वियसली पाकिस्तान के ऑटोमोबाइल के लिए इंडियन मार्केट खुल जाएगा एंड इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए पाकिस्तान की मार्केट खुल जाएगी। सो विद दिस यू गेट न्यू बिजनेस। Synergistic reason means combined effort.
कि with the merger or acquisition you want to go for the some sort of combined efforts. दो छोटी छोटी firms इतना effectively काम नहीं करी, when they merge together, so most probably they will give you more business and they can earn more profit. Diversification reduce the risk by making investment in different locations. Diversification means कि with the merger basically आपका business, आपकी investment diversify हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक जगह पे इन्वेस्टमेंट की है एक जगह पे, और अगर वो इन्वेस्टमेंट आपका लॉस में चला गया तो ऑब्वियसली आपकी पूरी कंपनी लॉस में चली जाती है. ऑन द अदर साइड, इफ यू हैव डिफरेंट इन्वेस्टमेंट इन डिफरेंट सेक्टर्स, सो अगर आपको एक सेक्टर से इफ यू हैव लॉस्ट फ्रॉम एनी सेक्टर, सो दैट कुड बी कॉम्पनसेटेड बाय गेटिंग एनी प्रॉफिट फ्रॉम अदर सेक्टर्स. एक में लॉस हो गया, बाकी में प्रॉफिट, तो ऑब्वियसली दिस वुड बी कॉम्पनसेटेड. सो डाइवर्सिफिकेशन इज अनदर मेन एस्पेक्ट. आर कॉर्पोरेट टेक ओवर इज गुड फॉर शेयर होल्डर्स? एक्वायरर फर्म्स शेयर होल्डर्स पर्सपेक्टिव, एक्वायरीज फर्म शेयर होल्डर्स पर्सपेक्टिव, क्या ये अच्छा है या अच्छा नहीं है? एक्वायरर फर्म शेयर होल्डर्स पर्सपेक्टिव ये है कि obviously they will get more business, they will get more money in the business. Acquiree firms perspective ये है कि acquiree firm की कंपनी तो वैसे भी डूब रही है, so उसको acquirer firm की तरफ से सहारा मिलता है, so obviously उनकी शेयर प्राइस कुछ ना कुछ बढ़ सकती है. So the target firm normally जो एक्वायरी फर्म होती है दैट इज कॉल्ड टारगेट फर्म. इंक्रीज इन शेयर प्राइस, ऑब्वियसली मार्केट में जब एक बड़ी फर्म छोटी फर्म को एक्वायर कर लेते हैं तो ऑब्वियसली उसकी शेयर प्राइस भी बढ़ जाती है. इज इट अप्रोप्रिएट टू एक्वायर सक्सेसफुल फर्म, अनसक्सेसफुल फर्म? नाउ द क्वेश्चन इज कि एक फर्म को सक्सेसफुल फर्म को एक्वायर करना चाहिए या अनसक्सेसफुल फर्म को एक्वायर करना चाहिए? So normal perception is that the firm should go to acquire a successful firm, but the question is that it's not always true कि अगर आप successful firm को acquire करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, because getting successful firm or acquiring a successful firm can cost a lot for the acquirer firm. एक सक्सेसफुल फर्म को अगर आप एक्वायर करते हैं तो ऑब्वियसली वो आपको काफी कॉस्ट करेगा, और अगर आप अनसक्सेसफुल फर्म को एक्वायर करते हैं तो ऑब्वियसली आपको इतना कॉस्ट वो ना करें. फॉर एग्जांपल, अगर आप एक सक्सेसफुल फर्म को एक्वायर करते हैं और वो आपको फॉर एग्जांपल एक आइडियल सिचुएशन में 1 करोड़ रुपए आपको कॉस्ट आता है, लेकिन बाय एक्वायरिंग दैट फर्म आपको फिर उनसे 1 करोड़ का रिटर्न नहीं होता, so that deal is not good for your firm. On the other side, if you acquire an unsuccessful firm, for example, आप 40 लाख 50 लाख रुपए आपका कॉस्ट है, लेकिन फ्यूचर में उससे रिटर्न 60 70 80 लाख रुपए हो जाता है, so that is a good deal for your firm. So it's not always necessary कि you should go for the successful firm. Sometimes you should go for the unsuccessful firm acquisition. लेकिन ये जरूरी भी नहीं है कि मे बी अगर आप बहुत अच्छी फर्म है और आप अच्छा बिड देते हैं एक्वायरर फर्म, आप उसको खरीद लेते हैं तो ऑब्वियसली आपको ज्यादा भी फायदा हो सकता है. There is not any sort of hard and fast rule either to go for the successful to get the maximum benefit or the unsuccessful firm. What if the management acquiry firm did not accept the takeover bid? अगर एक्वायरी फर्म की मैनेजमेंट टेक ओवर बिड एक्सेप्ट नहीं करती तो ऑब्वियसली एक्वायरर फर्म के जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो उनको क्रॉस करके सीधा एक्वायरी फर्म की जो मेजर शेयर होल्डर्स होते हैं उनके पास जाके उनसे मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स खरीद लेते हैं, ऑब्वियसली मोर देन 50%. तो उससे ये होता है कि ऑब्वियसली फर्म ऑटोमेटिकली एक्वायरर फर्म के पास आ जाती है. So hostile takeover in the eye of the beholder, and this sort of takeover is normally
called hostile takeover, but in the eye of the management, in the eye of the beholder, कि मैनेजमेंट ये कहती कि भाई हमारे साथ बड़ा जुल्म हुआ है ये एटसेट्रा एटसेट्रा, लेकिन द फैक्ट इज कि किसी किस्म का जुल्म नहीं होता उनके साथ. इट्स बिकॉज ऑफ देयर इनएफिशिएंसी कि कंपनी इस हालत को पहुंची है कि उसको दूसरा फर्म एक्वायर कर रहा है. सो एक्विजिशन मर्जर बीइंग अप्रूव्ड by the firm, the target may go for the friendly deal, purse for the management and premium for the shareholder. So जब मैनेजमेंट को काफ़ी इंसेंटिव्स मिलती हैं और शेयर होल्डर भी खुश हैं, सो फिर किसी किस्म का होस्टाइल टेक ओवर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता. Now there are certain defenses as we have discussed कि अगर इन वन वे और द अदर अगर एक एक्वायरर फर्म बाय फोर्स अगर वो इतना अच्छा बिड देती है और मैनेजमेंट भी खुश नहीं है, एंड इफ देयर आर सर्टेन शेयर होल्डर्स वो भी खुश नहीं है, तो हाउ दे कैन स्टॉप दिस सॉर्ट ऑफ टेक ओवर. सो दैट इज व्हाट वी कॉल टेक ओवर डिफेंसेस, फर्म लेवल प्रीएम्प्टिव डिफेंसेस. पॉइजन पिल मींस एक्वायरर फर्म स्टॉक्स एट अ डीप डिस्काउंट रेट. कि पहला शर्त एक्वायरी फर्म की तरफ से ये होगा कि एक्वायरर फर्म के जो शेयर्स हैं वो एक्वायरी फर्म के शेयर होल्डर को काफ़ी डीप डिस्काउंट रेट पे मिलेंगे. इफ दे कैन सस्टेन विद दिस सॉर्ट ऑफ सेटलमेंट तो एक्वायरर फर्म उसको परचेज कर लेगा. अगर एक्वायरर फर्म इस चीज़ को सस्टेन नहीं कर सकता, इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता, तो ऑब्वियसली दे विल गेट बैक. टारगेट फर्म डेट इमीडिएटली ड्यू. ऑब्वियसली गोल्डन पैराशूट मीन्स अ ह्यूज lump sum payment to the management is another poison pill from the firm level preemptive defenses. Super majority rule, 2/3 shareholders approval is necessary for the takeover. अगर 2/3 majority shareholders approval नहीं देती तो वो takeover नहीं होगा. And staggered board, ये कि firm they should adopt the strategy of staggered board कि आप हर क्वार्टर में नंबर ऑफ जो डायरेक्टर्स होते हैं वो आप हायर करें. सो उससे होगा कि उनके दरमियान जो लिंक होगा वो क्रिएट नहीं होगा और एक किस्म की मोनोपोली नहीं बनेगी ऑफ डायरेक्टर्स इन द बोर्ड. फर्म लेवल रिएक्शनरी टेक ओवर डिफेंसेस, ग्रीन मेल. फर्म लेवल और डिफेंसेस ये है कि परचेजिंग शेयर्स फ्रॉम मेजर शेयर होल्डर्स एट प्रीमियम टू प्रिवेंट टेक ओवर्स, देन कन्विंसिंग बाय मैनेजमेंट टू कन्विंस द शेयर होल्डर्स. के मैनेजमेंट इफ दे कन्विंस द शेयर होल्डर्स कि भाई दिस टेक ओवर इज नॉट गुड फॉर द फर्म, सो दिस कैन स्टॉप दिस टेक ओवर प्रोसेस. स्टेट की तरफ से क्या है कि स्टेट किस तरह उसको रोक सकता है. फ्रीज आउट लॉज इज अगेन अ डिफेंस फ्रॉम द स्टेट साइड. फ्रीज आउट ये है कि गवर्नमेंट आपको कहती है कि आपने किसी फर्म को टेक ओवर कर लिया, सो आपको एक खास स्पेसिफिक पीरियड तक उसको आप यूज नहीं कर सकते. इट कुड बी 2 years, 3 years, 4, even 5 years. सो अगर एक्वायर्ड फर्म इतना वेट कर सकती है, सो बाय इवन बाय गिविंग दैट मच ऑफ एक्सपेंस और इन्वेस्टमेंट, तो वो सस्टेन कर लेगी, रुक जाएगी. और अगर वो एक्वायर्ड फर्म इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकती है, इसको प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर सकती, तो ऑब्वियसली दे विल गेट बैक और वो टेक ओवर नहीं करेगी. फेयर प्राइस लॉ, लेटर शेयर होल्डर्स गेट द सेम प्राइस. नॉर्मली दूसरा स्टेट की तरफ से ये लॉ है नॉर्मली कि एक्वायर्ड फर्म इनिशियल स्टेजेस पे जो प्रीमियम पे शेयर्स लेते हैं फ्रॉम द एक्वायरीज फर्म शेयर होल्डर्स, अगर 51% ले लिए, सो दे विल गेट द फर्म ऑनरशिप. सो बाद में जो शेयर होल्डर अगर वो भी उनको बेचना चाहते हैं, सो दे विल गेट द सेम प्रीमियम. सो अ कंट्रोल्ड शेयर एक्विजिशन लॉ, शेयर होल्डर्स अप्रूवल, अ कॉन्स्टिट्यूंसी स्टैट्यूट इंक्लूडिंग नॉन शेयर होल्डर्स, के नॉन शेयर होल्डर्स एम्प्लॉइज एटसेट्रा क्रेडिटर्स को भी इंक्लूड करना चाहिए इन द टेक ओवर डिसीजन.
Assessment of takeover defenses. Are takeover defenses bad for governance system? Takeover defenses are bad for governance system, but the pros and cons of takeover defenses should be evaluated. टेक ओवर डिफेंसेस अगर होंगी तो ऑब्वियसली आपका गवर्नेंस इश्यूज काफी राइज होगा. अगर टारगेट फर्म की तरफ से डिफेंसेस हैं, इफ देयर आर सर्टेन डिफेंसेस फ्रॉम द स्टेट साइड, सो उससे क्या होगा कि जो गवर्नेंस इश्यूज हैं वो तो आपकी सॉल्व नहीं होंगी. सो द बेस्ट थिंग इज टू अंडरस्टैंड द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ बोथ साइड्स, either to go for the defenses or either to go for the takeover. But normally these defenses are just to increase the company price, but normally company use these sort of defenses to increase the price of the deal. Now, role of next topic that we discussed was role of media in ensuring corporate governance. Role of media is again very simple topic. Role of media in ensuring corporate governance. Media can play a role in corporate governance by affecting in three ways: pressure on politicians to go for corporate law reforms, pressure on managers to take care of shareholders' money, pressure on managers to take care of societal norms. We have discussed these in detail. Very simple topic. Importance of media can play a role even in the absence of a legal act. कि ज़रूरी जहाँ पर किसी किस्म का कोई इलीगल एक्ट हो रहा है, सो लीगल अथॉरिटीज़ के पहुँचने से पहले मीडिया कैन प्ले देयर इफेक्टिव रोल. एंड दिस इज़ व्हाट वी हैव सीन इन टुडेज मीडिया के रिपोर्टर्स जल्दी पहुँचते हैं, पहले पहुँचे और पुलिस बाद में पहुँचती है. Harms of using advertisement as a media tool. Misrepresentation of facts. Again plus minus भी है मीडिया के toward the corporate governance. Media and corporate governance should be broadened rather than just legal and contractual aspects. So media को सिर्फ कंपनी की जो लीगल और कॉन्ट्रेक्चुअल एस्पेक्ट्स है उस पर फोकस नहीं करना चाहिए. जो हिडन इश्यूज हैं और यू कैन से जो इंटेंजिबल इश्यूज है बिटवीन द कॉर्पोरेशन एंड द मैनेजमेंट, उसको ऊपर लाना चाहिए मीडिया को. Managers' focus should be shareholders, but also the societal norms. Manager focus that must be the for sure the shareholder, लेकिन उसको सोसाइटी के जो नॉर्म्स है उसको भी भूलना नहीं चाहिए. Individual as well as institutional investors can use the press to fight with the management. Again, selective coverage and media credibility. Sometimes foreign newspapers are more credible than the local. Again, newspaper की credibility पे काफ़ी बड़ा question mark है कि sometimes like we can take the example of Pakistan कि पाकिस्तान में एक आम बंदा जो BBC या CNN की जो रिपोर्टिंग होगी उस पे ज़्यादा ट्रस्ट करेगा एज कम्पेयर टू हमारी जो लोकल न्यूज़ एजेंसीज हैं. सो इवन इफ अगर वो कोई चीज़ गलत भी पोर्ट्रे करे तो इवन देन वी विल एक्सेप्ट दैट बिकॉज ऑफ द क्रेडिबिलिटी ऑफ चैनल्स. द इशू ऑफ क्रेडिबिलिटी कैन क्वेश्चन द इन्वेस्टिगेशन मेड बाय द न्यूज़पेपर. जब आप अगर लोकल एजेंसी जिस पे हमारी इतनी क्रेडिबिलिटी नहीं है, अगर वो किसी किस्म की इन्वेस्टिगेशन भी करती है तो हम उस पर भी इतना ट्रस्ट नहीं करते. मैनेजमेंट साइड डील्स कैन इंक्रीज द क्वेरी ऑफ credibility. A single credible newspaper can fight with lots more incredible newspaper. अगर एक क्रेडिबल एजेंसी भी है और आपके इर्द गिर्द काफ़ी इनक्रेडिबल एजेंसीज है तो उसको फाइट करना बहुत मुश्किल हो जाता है. एडवर्स इफेक्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट इज डिसेप्शन, फेयर अपील. पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट इज गाइड टू चिल्ड्रन इन मेकिंग डिसीजन, डेवलपिंग स्किल्स, सोशलाइजेशन. मटेरियलिज्म, एडवर्टाइजिंग अल्कोहलिक बेवरेजेस, comparative advertising, increasing cost, absence of full disclosure, use of celebrities, fantasy analytics. So these were some of the basically
the positive side of the advertisement. Then next topic that we discussed was basically we call it Sarbanes-Oxley Act. 2002 में जब US गवर्नमेंट ने डिसाइड किया that they should reschedule their policies about the companies, also known as Public Company Accounting Reforms and Investor Protection Act of 2002. Sarbanes-Oxley Act contain laws pertaining to corporate governance. Sarbanes-Oxley Act का काम क्या था? To regulate auditors, again one of the most important part of the firm. Created laws pertaining to corporate responsibilities and increased punishment for corporate white collar crimes. Public Company Accounting Oversight Board का काम क्या था? First one was registration, standard auditing, inspection of firms, investigation of firms and sanctions, improved auditing services, compliance with the rule of board, oversee the board budget. So these were some of the duties of this board. Auditors' independence. Accounting firms will not perform both auditing as well as consulting activities for a single firm. We have discussed in accountants and auditors topic. Changes after 5 years in audit team, ताकि आपके जो लिंक है मैनेजमेंट और ऑडिटिंग टीम का वो डिस्करेज हो. An executive from the accounting firm within the past year will disqualify the public company to be audited. Rotation of accounting firms conducting audits. Rotation accounting firms की बहुत ज़रूरी है. Corporate responsibility, making audit committee independent from the management. Again, CEO and CFO will be responsible for the financial statement. अगर किसी किस्म की मिस्टेक होती है, so CFO and CEO will be responsible. अकाउंटेंट भी रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी CFO, चीफ फाइनेंस ऑफिसर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की बनती है. सेपरेट. Any profit from business or stock sales that need to be restated as a result of misconduct. No stock transactions during employee pension plan. Enhance financial disclosure. All transaction must be disclosed. किसी किस्म की transactions को hidden नहीं किया जाएगा. Report to SEC within 2 days. Encourage code of ethics and report everything to Securities and Exchange Commission. Analyst conflict of interest. Analyst should be separated from the investment bank. Analyst की बहुत important position है investment bank. We have discussed in detail कि analyst को investment bank के लिए भी काम करना चाहिए, लेकिन analyst को basically should give proper information from the company and provide to the investors, ताकि किसी किस्म का स्कैंडल राइज ना हो फ्यूचर में. सो इन एनालिस्ट को बहुत प्रोटेक्शन मिली है Sarbanes-Oxley Act में. SEC resources and authority. SEC budget expanded generally greatly. SEC का बजट काफ़ी बढ़ गया था इसकी वजह से, बिकॉज NASDAQ और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में देयर आर काफ़ी हज़ारों के हिसाब से कंपनियां हैं, तो उनको रेगुलेट करना, उनको चेक करना हर एक को उस तरह का, तो काफ़ी बजट बढ़ गया था. Cooperation and the criminal fraud accountability and penalties. Different sentences and penalties were introduced. Now the question is, will the act be beneficial? Experts कहते हैं कि most rules are misplaced and repetition cannot guarantee. Corporate scandals, expensive again, cost for the firm and no firm value, still debatable. कि अगर थ्रू दिस एक्ट अगर आप किसी फर्म को किसी किस्म की सर्विसेज मिलती है, किसी किस्म का सर्टिफिकेट मिलता है, ऑब्वियसली सो दिस कैन इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ द फर्म. लेकिन इवन देन अगर उसके बाद भी किसी किस्म का इन्वेस्टर फर्म में नहीं आते फॉर इन्वेस्टमेंट, सो दैट इज ऑलमोस्ट यूजलेस एंड स्टिल डिबेटेबल. इसमें और भी काम करना है. अदर रेगुलेटरी चेंजेस. न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ने क्या किया? न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज कैन नॉट affect long listed firm as well as other businesses members like auditors, financial analysts. Focus on more independent directors in nominating, compensation and auditing committee. New York Stock Exchange require shareholders approval. All executive
equity-based compensation plan. It brings transparency. NASDAQ, small firms can work with small number of independent directors, so independent directors can perform the duties of different committees as well as executive compensations. So the US government is looking to tighten the securities regulations, but there is a long way to go. NASDAQ और न्यूयॉर्क में सिर्फ ये फर्क है छोटा सा कि न्यूयॉर्क में you have a very large number of companies, तो उसके लिए थोड़ा सा regulations different है as compared to NASDAQ जहाँ पर you have a small number of firms. Monopoly competition and corporate governance. We have discussed it in detail. That is another topic. कि मोनोपली और कंपटीशन का क्या इफेक्ट होता है आपकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे. इंट्रोडक्शन. मोनोपली इज दैट वन पर्सन और कम्युनिटी कंट्रोल 1/3 ऑफ द लोकल और national market. Abuse of monopolies are high prices, wrong allocation of resources, abuse of investors market by giving wrong information, preventing inventions, economic instability, corruption and bribery, economic power in the hand of few. कि monopoly से basically when you lose your competition in the market तो obviously आपका bad effect ज़्यादा पड़ता है market में. Anti-monopoly laws prevent firms to make monopoly and prevent unfair price discrimination. We have discussed in detail कि anti-monopoly laws ये है कि वो monopoly ख़त्म करती है and you have fair price distribution. Competitive firm is preferred because आपको low price मिलता है. Avoid wastages for competition. Efficiency and consumers' taste and preferences are preferred. The concept, logic and benefits of competition. Entrepreneurial culture leads to more producers and sellers, increased supply capabilities, cost cutting through research efforts, reduction in wastages and improvement in efficiency and productivity. Consumers focused, more access to foreign market, favorable environment to trade and investment, best resources utilization, wide range of available goods and services. Regulations of competitions. Competition must be regulated through some legislation which helps in firm dominance, prevent monopolies, controlling anti-competitive acts like full-time forcing and predatory pricing. So through regulations we have discussed that government can control the trend of monopoly in the market. Corporate governance. Under limited competition, regulatory barriers weaken the managerial efforts and board supervision leads to governance issues. Constraint to competition in the developing countries. Nationalism and public interest cause constraint for firm to work efficiently. Banks' role in restraining emergence of securities markets. Banks' credit reduces the need to invest in the securities market. Bank can play a vital role to analyze the company's value for further businesses. Again, lack of competition promotes ownership concentration. Again, competition कम होगा तो जो ownership concentration है वो promote होगा. More competitive market results in more public firm. Less competitive market results in more private firms. Benefits of competition to stakeholders, managers and products. Benefits of competition. Competition in the product market, quality products, low prices. Competition in the capital market, relation of firms and financial institutions, economic power and political influence. Firms can take political influence for their benefits. Monopolistic markets can lead toward the political influence, would result in bad governance. Competition is the only solution. So enforcement of good governance, basically first go for the private enforcement through market mechanism or self-regulation through trade associations or public enforcement. So positive competition reduces the burden of enforcement.
enforcement is what legally अगर market में if there is a fair competition, so obviously आपकी जो enforcement है of law वो काफ़ी आसान हो जाता है. Challenges to good enforcement, obviously challenges ये है enforcement के लिए कि that need resources, meaningful sanctions, and a real big challenge कि बाकी आपका law implement हो. Competition agencies and competition policies to prevent anti-competitive practices, to resist the lobbying of interest groups. Competition policy should be at the top. Adequate resources to investigate anti-competitive practices. Again, good competition policy should be there to prevent monopoly, ensure economic efficiency, control dominance firms, discourage merger and acquisition, check barriers for new entrants to market, prevent anti-competitive agreements, apply to all major segments of the economy, protect small firms. So competition boost corporate governance. This was the bottom line. Now we will, the next topic was basically about the corporate governance in developing and transition economies. Outlines basically we have discussed a little bit in previous lectures. Like corporate governance in advanced and developing nations, obviously you have very strict rules in the advanced countries, so obviously you can see very good governance systems in on the west side. Developing countries में इतना strict rule नहीं होता, so that is the main reason कि आपके developing economies में इतनी investment या इतनी businesses नहीं आती. Globalization tends the standards of corporate governance from local to global perspective, so developing nations should have to work hard. Problems faced by developing and transition economies still in process of basic market institutions to regulate internal owner versus external owner. Inflow of new capital is not facilitated. So lack of property rights, contract violation and self-dealing are the core issues, not just the owners and controller relationship. सिर्फ controller ownership का relationship नहीं है, और भी बड़ी issues हैं developing economies में. Acts are there, but it is hard to implement. Judiciary, bureaucracy and regulations bodies are not alert to stop corporate misgovernance. Some problem facing these economies: low economic growth, public sector dominance, that is corporate governance is for private sectors, lack of effectiveness of privatization, lack of awareness among shareholders, government influence, internal owners are more influential than external owners, no voting powers, more concentration toward family owned corporations. Transition economies में most of the companies are based on family owned corporations. Lack of legal protection for investors, no inflow of new capital, low property rights, lack of regulatory banking sectors, etc., etc. Like no sound securities market, lack of competition, corruption and mismanagement, no uniform guidelines by the government for all companies. Some of the deficiencies in the transition economies. The corporate governance, there are basically two types of models we have discussed in detail, but very briefly. Inside a system, insiders own majority of the company shares, voting rights, power to monitor management, keep their investment for long period in the firm, support decision for long period of time. Dominant owners can use the firm's assets by colluding with the management at the expense of the minority shareholders. Management or major shareholders का आपस में लिंक होते हैं, and they misuse the assets of the firm at the expense of the minority shareholders. Irresponsible exercise of power resulting waste resources and drain company productivity level. Outsiders, large number of owners hold small number of company shares, cannot monitor management, cannot involve the management decisions through the board of directors. Directly influence नहीं कर सकते. Common law countries like UK, USA on this system, independent board members to monitor managerial behavior.
more accountable and less corrupt, having dispersed ownership structure with some weaknesses, looking for short-term maximization, conflict between directors and owners. Then we discussed basically the manual of the Corporate Governance Security Exchange Commission of Pakistan. Basically I will just go for the contents जो हमने discuss किया था थोड़ा सा. Introduction में we have discussed what is corporate governance, background, definition, and the benefits of corporate governance, Pakistani corporations, origin of corporate governance in Pakistan. So these were basically the outlines of the manual. The need for corporate governance, the stakeholders, general stakeholders, shareholders, directors, employees, creditors, etc., etc. Then promoting reforms and shareholders activism, role and responsibility of directors and managers, distinguished, appointment and procedure of directors, fiduciary duties, power and responsibility of directors, liability of directors, executives and non-executive directors, the CEO, the company secretary, the CFO, internal control system, reporting requirements. So these are basically the outlines that we discussed in the manual. Scrutinizing financial statement, what every director should know. General liability of the directors, preparation of financial statement tool for directors review. How to prevent misleading and fraudulent financial statement, external auditor, role of the audit committee, role of internal audit, and conclusion. That basically that manual was in detail, so we here just go for the contents. And the last topic was basically about the corporate citizenship. Very briefly, that the corporate in return should give something back to the society in which they are doing their business. Primary stakeholders are normally the stockholders, like the employees, the creditors, the customers, etc. Secondary stakeholders are the environment, the community, the government. So the company or the corporation should take care about the primary stakeholders' right, but also the secondary stakeholders' rights. Then corporate social responsibility, like economic, legal, ethical, and philanthropy. These were some of the levels that we discussed. Drivers of citizenship trends include globalization, government involvement, pressure from other social organizations, related popular movement from movement like environment, etc., education and global capital market pressure. These are some of the drivers that push toward the corporate citizenship. Benefits of corporate social responsibility to firm is basically that it's a long-term thinking, that you are basically creating your relationship with your with the society. So this will obviously give you a long business in future. Customer engagement, employee engagement, brand differentiation, cost saving, innovations were some of the benefits of corporate social responsibility. Governance and the stakeholder theory, basically the criticism was considering stakeholder theory as a descriptive theory. Main criticism on the firm is basically that firm they take their corporate social responsibility as a descriptive theory, means कि जो past में उन्होंने जो step लिए होते हैं उसको वो आज 20, 30, 40 साल के बाद वही steps apply करना चाहते हैं toward their corporate social responsibility. हालांकि they should take the current scenario, they should understand the current scenario of the society and go for such steps. More focus on solid reforms will give you cost. Obviously it's a cost. Corporate social responsibility अगर आप करते हैं society के लिए, so this will give you some cost. This will reduce your competition. ज़्यादा अगर आप socially interfere करेंगे, so this will reduce the competition in the society, and obviously worsening economic performances. So this is the end of our today's lecture. Allah Hafiz.